बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपनो मुझसे बुरा। कहानी यह है कि कबीरदास जी का जो दोहा है आज वो सार्थक लगता है, क्योंकि आज हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि कुदरत ने हमें जिन कर्मों की सजा दी है, क्या उसके लिए हम जिम्मेदार हैं? नमस्कार, कचहरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज जो तस्वीरें हम और आप अपने आसपास देख रहे हैं, यकीन मानिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, परेशान कर रही है। ऐसा लग रहा है और यह एहसास हो रहा है कि बबूल का जो पेड़ हमने बोया था उसमें आम नहीं निकल रहा है, और इसीलिए हम और आप रोज परेशान हो रहे हैं। इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर सुप्रीम कोर्ट तक हिल गया है। पंजाब और हिमाचल दो राज्य आपदाग्रस्त है। दिल्ली जो है वो डूब रही है, गुड़गांव जो है वो तो बहता जा रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, माता रानी के स्थान पे भी आपदा आ चुकी है। कुदरत का बुलडोजर आखिर क्यों चल रहा है, आज ये समझने वाली जरूरत है। और आज इसीलिए कचहरी में सबसे पहली पेशी जो है वो उसी बबूल के पेड़ को बोने को लेकर है, जो बीते कुछ सालों से हमने विकास के नाम पर बोया है और अब विनाश सामने आ रहा है। इसके अलावा राजस्थान के रेगिस्तान को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी हुई है जो यकीन मानिए देश के इकोसिस्टम को हिलाकर रख देगी। हम और आप सुनकर सकपका जाएंगे। ये भविष्यवाणी देश की धरती को समझने वाली सबसे बड़ी सरकारी संस्था ने की है, और जो कहा है 8:20 पर हम आपको दिखाएंगे। आप यकीन मानिए आपके कान से धुआं निकल जाएगा। इसके अलावा ठीक रात 8:30 बजे हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन हलाल अपार्टमेंट। देश के धार्मिक ताने बाने को कौन बिगाड़ना चाहता है, कैसी साजिश हो रही है, एक एक्सक्लूसिव खुलासा है, वो आप देखिएगा। लेकिन वो सारी खबरें देखने से पहले दिन भर क्या कुछ हुआ वो 10 बड़ी खबरों में फास्ट ट्रैक कचहरी में देख लेते हैं। भारत के दौरे पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने से परेशान है किसान। कृषि मंत्री ने पीड़ित किसानों से भी मुलाकात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भिड़े बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के विधायक। बीजेपी विधायकों से धक्का मुक्की, फिर घसीटा गया। अफगानिस्तान में भूकंप से मारे गए लोगों का आंकड़ा 2205 के पार। 3500 से ज्यादा घायल। लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल बम से हमला, बाल बाल बचा गारमेंट कारोबारी। हमले के बाद फरार आरोपी। प्रयागराज के सिविल लाइन में दबंगों के कहर, जूस कॉर्नर संचालक के साथ मारपिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पीड़ित दुकानदार ने थाने में तहरीर की। यूपी के फतेहपुर में थाने से कुछ कदम की दूरी पर युवक की पिटाई। मदद मांगने पर लोगों ने नहीं बचाया, वीडियो कैमरे में कैद। आगरा के एक पेट्रोल पंप पर कार ने बुजुर्ग महिला कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बेटे से साथ दोपहिया वाहन में पेट्रोल डलवाने पहुंची थी। रुड़की के मंगलोर इलाके में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर 15 किलोमीटर लंबा जाम। ड्रोन कैमरे से जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली। और अब बात करते हैं कचहरी में पहली पेशी की। अक्सर आप सुनते होंगे, आप देखते होंगे, घरों में चर्चा करते होंगे कि भैया इस बार बारिश बहुत हो रही है, परेशान कर दिया इस बारिश की तस्वीरें आपको घर से निकलते, घर में बैठकर हर जगह दिखाई पड़ती होंगी। लेकिन जब सैलाब की तस्वीरें, पहाड़ टूटने का मंजर, इसके वीडियोस आप देखते होंगे, रील में देखते होंगे, शेयर करते होंगे, स्टोरी में लगाते होंगे, तो आप भी कहते होंगे कि यार इस बार ऐसा क्या हो गया कि बाढ़ आ गई, खत्म ही नहीं हो रही बारिश। ऐसा लगता है कि आधा हिंदुस्तान जो है वो बाढ़ में डूब गया। पंजाब डूब रहा है, हमारे आसपास दिल्ली एनसीआर डूब रहा है, बिहार हर साल डूबता है, असम हर साल डूबता है। लेकिन इस साल वो भी जगह डूब रही है जो पहले नहीं डूबती थी। हर साल मानसून में इस तरह की चर्चा होती है। देखिए मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे जितनी तस्वीरें हैं, हर तरफ शहर जो है वो डूब रहे हैं। लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको डराने के लिए नहीं, क्योंकि जो आप पहले से डर रहे हैं वो डर जायज है। यह आशंका, ये चिंता आपकी गलत नहीं है। मेरे आसपास जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। आज भारत में शायद ही कोई राज्य है जहां पानी का आक्रमण ना हुआ। आप जम्मू से लेकर हिमाचल तक, दिल्ली से लेकर पंजाब तक, रेगिस्तान वाले राजस्थान से लेकर गुजरात तक सैलाब का सिग्नेचर देख रहे हैं। पानी है, तबाही है, बर्बादी है, वो सब कुछ है जो अब तो कम से कम नहीं दिखना चाहिए था जिस महीने में हम लोग हैं, लेकिन है। और यही तस्वीरें आज देश की सुप्रीम कोर्ट को परेशान कर रही हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब ने बाढ़, बारिश और तबाही को लेकर चिंता जताई है। और आप सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट को चिंता हो रही है तो उसका मतलब है कि इस बार मामला सेंसिटिव है, सीरियस है।
दरअसल कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हिमाचल के चंबा में लकड़ियों का लट्ठा पानी में बहता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इस वीडियो को देखकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि भाई ये गंभीर विषय है। जस्टिस BR गवई साहब ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पहाड़ों पे इंसान जो है वो अवैध पेड़ों की कटाई कर रहा है। इस बार जो बारिश हो रही है वो अभूतपूर्व हो रही है। हमने पहले भी बाढ़ बारिश देखी है, लेकिन इस बार की बाढ़ बारिश, इस बार की तबाही, इस बार का जो मंजर है वो ज्यादा खतरनाक है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट कह रहा है कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अब वहां पर सरकारों को हम नोटिस जारी कर रहे हैं और 3 हफ्ते में जवाब मांगेंगे कि आप क्या विकास के नाम पर विनाश की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुई थी, तब भी एक वीडियो वायरल हुआ था। वो शख्स भी कह रहा था, वैष्णो देवी आपदा के दौरान वो शख्स, जब हम सब ये कह रहे थे कि भैया भगवान की वजह से हो रहा है, भगवान जो है सब जानते हैं, भगवान ही करते हैं, तो एक शख्स आया जो बता रहा था कि भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, चुपचाप इंसान कर रहा है। और उस शख्स ने कहा कि कितने पेड़ काटोगे, कितनी बर्बादी करोगे, अब बस कर दो, क्योंकि अगर तुम ये बस नहीं करोगे तो प्रकृति अपने हिसाब से चीजें रिस्टोर कर देगी। और जब कुदरत खेलती है तो बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना वो उड़ते नहीं, उड़ जाते हैं। इसीलिए आज सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या इन सब वजहों से पहाड़ों पे आपदा का पैमाना बढ़ा है? क्या इस वजह से दिल्ली डूब रही है, मनाली जो है वो जमींदोज हो रही है? आप भी सोचिएगा, क्या विकास के नाम पर हमने विनाश की रूपरेखा कर दी है और अब वो खेल रहे हैं और हम झेल रहे हैं? विनाश की परिभाषा क्या होती है? आपदा के जबड़े में फंसे हिमाचल प्रदेश से पूछिए। प्रलय क्या होता है? टूटते दरकते जमींदोज होते हिमाचल से पूछिए। महातबाही किसे कहते हैं? महाविनाश क्या होता है? इसका दर्द हिमाचल के 78 लाख बाशिंदों से बेहतर कौन जानता है? तो ये एक तबाही की एक बड़ी तस्वीर जिसने आधे मनाली को एकदम बर्बाद कर दिया है। लहर आप देखिए ब्यास नदी की। हिमाचल सितंबर में सैलाब का सितम झेल रहा है। सबसे भयंकर हालात मनाली के। मकान, दुकान, रेस्टोरेंट, ये सब ब्यास में समा रहे हैं। ये मनाली का रांगड़ी है, पर्यटकों की पसंदीदा डेस्टिनेशन, लेकिन यहाँ का मंजर रूह कपाने वाला है। गेट ये लगा हुआ है भारी भरकम, और ये है कैफे। चल गेट खोलिए, अंदर आइए, और अंदर आते ही तबाही का जो मंजर है वो आपको चारों तरफ दिखेगा। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जमींदोज हो चुका है। ये दरवाजा देखिए जो कि जाता था कैफे के तरफ, ये पूरी तरीके से टूट चुका है और कुछ नहीं बचा है। ये आप देखिए पूरा जो कैफे है वो वीरान हो चुका है। तस्वीरें लगी रह गईं और पूरा कैफे नदी में जा चुका है। हिमाचल को कुदरत कौन से गुनाह की सजा दे रही है? क्यों बरसते बादल, दरकते पहाड़, दहाड़ मारती नदियां, सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है? मानवीय भूल के जाने कौन से पहलू हिमाचल के सीने में शूल बनकर उतर रहे हैं? क्या कुदरत खुद से छेड़छाड़ का कयामती टैक्स हिमाचल से वसूल रही है और इसका टेंडर क्या ब्यास को मिला है? जो दो आप ग्रीन टैक्स काटने की जो जगह है वो आप देखिए कि ये ग्रीन टैक्स यहाँ पर जब भी कोई गाड़ी आती थी लेह की ओर में तो यहाँ पर ग्रीन टैक्स काटा जाता था। और लेकिन आज आप देखिए कि ग्रीन टैक्स की जगह पर नदी ने उसको अपना किनारा बना लिया है। यहाँ पर बाकायदा एक टैक्स काटा जाता था और उसके बाद में गाड़ियाँ अंदर जाती थी। ये आप देखिए अंदर की तस्वीर, ग्रीन टैक्स बैरियर, और अंदर मलबा केवल भरा हुआ है। जहाँ पे दफ्तर होता था उस जगह पर मलबा है। हिमाचल के जर्रे जर्रे में तबाही है, तबाही की गवाही, सिसकती जिंदगियां हैं, सैलाब का रेला है। कैसे जान बचाएं? कहां जाएं? जहां सुरक्षित ठिकाना है वहां मीलों का सफर तय करके जाना है। सड़क हुआ करती थी जो कि लेह को जोड़ती थी। ये सारे लोग काफी दूर से आप देखिए सूटकेस लेकर मनाली की तरफ जा रहे हैं। सर कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? जी हम अभी आ रहे हैं क्लाब से।
हालात से। हाँ जी, तो काफी रास्ते सब रास्ते तो बहुत बुरा हाल है जी, जगह जगह में लैंडस्लाइडिंग और पानी भरा हुआ है, बहुत मुश्किल है। तो कहाँ तक आप पैदल आए फिर? यहाँ से हम 2 किलोमीटर पैदल आए हैं, वहाँ से आगे भी नहीं है रास्ता, आगे भी नहीं है। आगे नहीं है, बस ये ऊपर बगीचे से हो क्या है, पहाड़ से कीचड़ है, पूरा मलबा पूरा बगीचे ऊपर से क्रॉस हो क्या है। तो हम तो हेल्प कर रहे हैं, हमारे सूटकेस नहीं है, ये हमारे जो आनी है। धर्मशाला से इधर घूमने आए हुए हैं। मनाली से ठीक 4 किलोमीटर पहले बहाणु पड़ता है। कैंपिंग साइट के लिए बहाणु फेमस है, दुनिया भर के सैलानी यहाँ आते हैं। लेकिन आज जहाँ तक नजर जाती है, विनाश और बर्बादी की निशानियां बहाणु में नजर आती हैं। लोग सिसक रहे हैं, उम्मीद सरकार से है, सिस्टम से है, लेकिन उम्मीदों और ख्वाहिशों पर आपदा का खंजर गड़ा हुआ है। ये पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है इस पूरे कैंपिंग साइट को। यहाँ पर लोग जो है वो बैठते थे, कैंपिंग करते थे ब्यास नदी के किनारे। आज आप इसका फ्लो देखिए, बड़ी बड़ी जो ये आप खिड़की दरवाजे हैं, ये सब चकनाचूर कर दिया है। वो उधर देखिए पानी गर्म करने वाला गीजर, ये पूरी तरीके से ब्यास नदी ने इस पूरे इलाके को ऐसा बना दिया कि लग ही नहीं रहा है कि कभी ये कैंपिंग साइट होती थी। पीछे से जो है ये जमीन काटनी शुरू की है इसने, और ऊपर से स्लाइड हो रहा है, नीचे से दरिया चली हुई है। तो रात को, फिर दिन को तो हम देख सकते हैं कि कहाँ से पानी आ रहा है, कैसा हो रहा है। तो रात को बहुत मुश्किल हो रही है। अगर पीछे से ये स्लाइड होता है जैसे उत्तराखंड में धारवी में हुआ है, वैसा यहाँ हो सकता है। घर थे लोग, हमारे ही घर थे यहाँ पे, पुल जब आपने अब जो दरिया देखी वहीं पे घर थे, बगीचे थे लोगों के, और पेड़ थे, ऐसे बहुत ज्यादा जंगल था यहाँ से। अब तो कुछ भी नहीं है। मनाली में भारी बारिश और ब्यास नदी का कई जगह बहाव बदलने के चलते कई गांव खतरे के सदमे हैं। सोलांग और बहाड़ू गांव समेत कई गांव पर खतरा मंडरा रहा है। लोग दहशत में जीते हैं, जी रहे हैं, या फिर जीने को मजबूर हैं, कहा नहीं जा सकता। हमारा जो नॉर्थन साइड से साउदर्न साइड में फ्लो करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जब तक हमारे ब्रिज के पास पहुँचते तब तक 4 कर्व्स है, उसमें से 3 कर्व्स हमारे जो गाँव का एरिया है उसमें लगते हैं, चौथा कर्व हमारे ब्रिज के पास लगता है। तो जितने भी ये कर्व्स है वो सारे हिट करते हैं गाँव को, गाँव की ज़मीन को, हमारे कमर्शियल, डोमेस्टिक एज वेल एज बाकी एरियाज में। तो ये हमारे लिए थोड़ा खतरे का विषय है। मानसून के बदले मिजाज ने हिमाचल को ऐसे दिन दिखाए, सैलाब ने ऐसी सूरत बिगाड़ी, ऐसी तबाही मचाई। हिमाचल सरकार ने सूबे को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। नुकसान की भरपाई कैसे होगी, जिंदगियां कैसे कुदरत के कोप से लड़ेंगी, कैसे दर्द मिटेगा, कैसे जख्म भरेंगे, बाशिंदे क्या करेंगे, क्योंकि कुदरत कहर बनकर टूटी है। हंसती खेलती ये वादियां बदसूरत सी दिखने लगी है। पूरी सरकारी मशीनरी लग जाए फिर भी इस तबाही की तस्वीर को बदलने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई होने में एक लंबा वक्त लगेगा। आलो से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। किसी चीज की अत अच्छी नहीं होती, और हमने आपने भी अत कर रखी थी, लगातार पेड़ काटकर, प्रकृति से खिलवाड़ कर। और अब जो चिंता हमारी आपकी है वो जायज है। वैसे जायज सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता है, क्योंकि जो तस्वीरें जून के महीने में दिखाई पड़ रही थी वो अभी भी दिखाई पड़ रही है। पंडो डैम में लकड़ी बहने की तस्वीर जो है उसे हिमाचल सरकार ने तब गंभीरता से लिया था, सीआईडी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन रिपोर्ट क्या आई? सवाल यह है कि रिपोर्ट आई भी या नहीं आई, क्योंकि आई नहीं आई किसी को पता नहीं चला। और सवाल इसीलिए आज ये है कि जो तबाही आ रही है क्या वो जंगलों की कटाई की वजह से है? अब इसको लेकर एक्सपर्ट जो है वो अपने अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों कटान जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये कैसे है वो आपको द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है पिछले 10 साल में हिमाचल में 50,000 पेड़ों की बलि ली गई है। आप सोचिए एक पेड़ बड़ा होने में कितना समय लेता है, और आपने पहाड़ पर 50,000 पेड़ काट दिया पैसा छाप के। रिपोर्ट के मुताबिक इस कीमतों पर सीमेंट प्लांट्स, 4 लेन हाईवे, इमारतों, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए, यानी वही विकास के नाम पर विनाश। और अब इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की हालत को लेकर गंभीर टिप्पणी की।
जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि हिमाचल के जंगल जो है लोकल क्लाइमेट को कंट्रोल करने, वातावरण से कार्बन को हटाने, वाटर साइकिल को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड चेक पोस्टों को हटाने से अवैध पेड़ों कटाई समस्या बढ़ती जा रही है, जो व्यापक रूप से अब दिखाई पड़ रही आंखों के सामने, और उसकी बर्बादी भी प्रत्यक्ष तौर पर जो है वो दिख रही है। तो यहां पर ये देखिए, कुछ लगातार हम आपको जानकारियां भी दे रहे हैं। भयंकर बाढ़ बारिश जो है वो दिखाई पड़ रही है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी कुछ दिन पहले बिना रोकटोक जंगलों की कटाई पर चिंता जताई थी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने और हरियाली को बढ़ाने की वकालत की थी। लेकिन सवाल यह है कि ये लगे, ये बढ़े, क्योंकि पेड़ लगाना अच्छी बात है, ये हम सब जानते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो पेड़ लगाते। दिल्ली में भी पेड़ लगाने की मुहिम चलती रहती है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभियान शुरू किया था, एक पेड़ अपनी माई के नाम। इसमें कई लोगों ने हिस्सेदारी ली, पर्यावरण को लेकर काम हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में कितना पेड़ आप लगा रहे हो और हिमाचल में कितना काट रहे हो, वो भी देखना पड़ेगा आपको। और जो ये रेशो है, यही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। प्लस एक पेड़ आप लगाते हो वो कई साल में बड़ा होता है, और जो काट रहे हो उसका कितना इंस्टेंट असर होता है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन दिल्ली जो है उसमें यमुना का पानी फिलहाल मानसून को डरा रहा है। इस बार हालात जो है बाढ़ के बन चुके हैं, और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में आपको जगह जगह नदियां नजर आती हैं, नाले नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि आप चाहें तो स्विमिंग पूल का मजा सड़कों पर ले सकते हैं, बस वो गंदा पानी होगा जिसको देखकर आपको थोड़ी उलझन, थोड़ी सी घिन आएगी। लेकिन ये मजाक से तर डराने वाली बात है। डराने वाली बात है यमुना का जलस्तर। पहाड़ों पर बारिश के बाद मची तबाही की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो परेशान करने वाली। दिल्ली का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। इनमें से शायद कई जगह अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा। लेकिन इस वक्त ऐसा करने का सोचिएगा मत, क्योंकि दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां घुटनों तक पानी आ चुका है। अच्छी अच्छी गाड़ियां जो हैं वो दम तोड़ दे रही हैं। पानी इतना भर गया है कि सीरियसली नाव चलाने की स्थिति पैदा हुई। और ये मजाक नहीं कर रहे। अगर आप यूपी, बिहार या केरल, महाराष्ट्र में बैठ के सुन रहे हैं और आपको लग रहा है ये मजाक है, नहीं है, आप नाव चला सकते, इतना पानी भरा हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। राजधानी में बज गया बाढ़ का सायरन। आसमान से दिख रही डूबती दिल्ली, बढ़ते जलस्तर से सड़कों पर लॉकडाउन। आपने सरकार आपके द्वार सुना होगा, लेकिन जब यमुना का पानी आपके द्वार पहुंच गया तो मंजर कुछ ऐसा खौफनाक नजर आया। ये दिल्ली है, देश की राजधानी, लेकिन उफनती यमुना ने इसे पानी पानी कर दिया। अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि कल तक जिस यमुना बाजार में लोग कैंपों में रह रहे थे, वहां अब पानी का कब्जा है। जिन सड़कों पर लोग चल रहे थे, वहां अब यमुना का पानी है। जिन कैंप्स को यमुना के रौद्र रूप से बचाने के लिए बनाया गया था, अब वही कैंप खुद जलमग्न हो चुके हैं। कल हम इसी इलाके में पहुंचे थे। ग्राउंड रियलिटी आपको हमने दिखाई थी कि किस तरह से घरों से बाहर जब ये पानी आया, जो टेम्परेरी शेल्टर्स बने हुए हैं यहाँ पर लोग शिफ्ट किए गए थे। लेकिन अब पानी जो यहाँ जो लोग रह रहे थे, जो आगे फिर फर्दर उनको बताया जा रहा है मोरी गेट के इलाके में कुछ टेम्परेरी शेल्टर्स हैं, इसके अलावा कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर उनको रहने के लिए उनके लिए प्रोविजन है। ये एक मार्क आपको दिख रहा होगा 208.540, यानी कि 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी उस लेवल तक यमुना पहुंच गई थी। हम जानते हैं इस वक्त 207 के पार जो है यमुना का जलस्तर चल रहा है। और फिलहाल की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल है। एनडीआरएफ को बोट जो है यहाँ पर उतारनी पड़ी है, और ये सारे शेल्टर्स, टेम्परेरी शेल्टर्स को फिलहाल यहाँ पर खाली करना पड़ा है। इन सारे हालातों की वजह यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर है, जो गुरुवार सुबह 10 बजे 207.47 मीटर दर्ज किया गया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1,33,999 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 1,93,000 क्यूसेक पानी से ज्यादा और ओखला बैराज से 2,44,000 क्यूसेक पानी से ज्यादा डिस्चार्ज होने की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा।
मैं इस समय हूँ यमुना के नदी के किनारे और यहाँ पर जो जल प्रवाह है वो देखते ही बनता है। किस तरह से तेज़ी से पानी के बुलबुले और उसके साथ पानी का प्रवाह दोनों अपने आप में बयां कर रहा है कि कितना पानी बराज से छोड़ा गया है, तो उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि लगातार उत्तर भारत में बारिश हो रही है। हथनी कुंड से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी उस बराज से छोड़ा गया है, ओखला बराज से भी उतना ही छोड़ा गया है। ये रिक्शा है, ये सड़क है, ये सड़क का इलाका है और यहाँ पर ये सारा बहकर इस तरह की स्थिति बना चुका है। अब ये तस्वीरें देखिए दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस की है, जहाँ बड़े बड़े आलीशान घर तो हैं, लेकिन उन घरों तक जाने वाली सड़कें पूरी तरह डूबी हैं। लोग बेबस हैं, परेशान हैं और ऐसे हालातों में जीने को मजबूर हैं। दिल्ली का सिविल लाइंस जहाँ पर ये बड़े बड़े घर हैं, एक पॉश रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ की एक ये बदहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए रिक्शे से इतने पानी में यहाँ से गुजरते हुए। मैम आप कहाँ जा रही हैं? हम वहाँ जा रहे हैं अशोक विहार। तो आप ऐसे उन्होंने बोटों का भी इंतजाम नहीं कर रखा। बताओ कितने दिन से पता है कि बोट आनी चाहिए ना। यहाँ पे इस रिक्शे से इस पानी से आप निकल कर जा रही हैं, बहुत परेशानी हो रही होगी। बहुत ज़्यादा परेशानी है। सिर्फ रिहायशी इलाके ही नहीं, शमशान घाटों का भी बुरा हाल है, जहां घुटनों तक पानी भरा है और अपनों को अंतिम विदाई देना भी मुश्किल हो चुका है। आपको सबसे पहले बता दें, निगमबोध घाट जो है कल दोपहर 3 बजे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अंतिम संस्कार अब नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारी कैमरा पर्सन पूजा आर्य आपको दिखाएंगी तस्वीरें। ये देखिए पूरा इलाका जो है निगमबोध घाट का, घुटनों भर पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। अभी यहाँ एक बार हम ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वाटर लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि घुटनों से नीचे पानी था, जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं घुटनों भर पानी, पूरा लेवल जो है वो बड़ा है। और ये तस्वीरों में हम दिखाएंगे, पूजा आपको दिखाएंगी किस तरह से ये सामने जो है यमुना घाट जो पास में ही है, वहां से बहता हुआ पानी आ रहा है। साफ है, ना तो चलने के लिए रास्ते बचे हैं, ना ही रहने के लिए राहत शिविर है। सवाल है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां? और अगर आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो हालात और भयानक हो सकते हैं। वैसे स्थिति जो है वो पंजाब की भी भयानक हो चुकी है। 5 नदियों वाले राज्य के वीडियोस लगातार आप देख रहे होंगे, डूबते पंजाब की कहानियां आप सुन रहे होंगे। कल भी अगर आपने हमारी कचहरी देखी तो वहां पर हमने पंजाब के सैलाब पर कचहरी लगाई थी, लोगों की आवाज सुनवाई थी। लेकिन आज भी पंजाब में कुछ बदला नहीं है, या यूं कहे कि जब हमारे रिपोर्टर पंजाब के और ज्यादा अंदरूनी इलाकों में पहुंचे तो हमें भी यह एहसास हुआ कि तबाही का दायरा जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। कई गांव ऐसे हैं जो गायब हो रहे हैं, घर जमींदोज हो रहे हैं, पानी में बह रहे हैं। कई इलाकों में तो खेत जो है वो तालाब बन गए भाई साहब। उनकी गहराई जो है वो 10-10, 15-15 फीट हो गई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए पंजाब में आसपास के सुरक्षित इलाकों में जाने को मजबूर है। अगर पंजाब के बारे में और डिटेल जानकारी आपको दें तो सबसे ज्यादा खराब हालात पंजाब में जो है वो गुरदासपुर में, पठानकोट में है, फजिल्का में है, कपूरथला में है, तरन तारन में है। लगातार देखिए, यहां मैप हम आपको दिखा रहे हैं, इधर ही आकर दिखाते। देखिए ये पंजाब का नक्शा हमने बना रखा है आपको। पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारन, कपूरथला, फिरोजपुर, फजिल्का, ये तमाम वो इलाके, यहां तक कि अमृतसर में भी लगातार हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और पंजाब जो है, जिसमें एक समय नशे की जब समस्या आई थी तो हम कहते थे उड़ता पंजाब, अब उसको लोगों ने बदल दिया और कह रहे हैं डूबता पंजाब। हालांकि लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सैलाब से मची तबाही का जो दायरा है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि भले ही सारे खिलाड़ी, भले ही नेता, भले ही अभिनेता, सिंगर सब मदद करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। जरा देखिए डूबते पंजाब पर एयरपोर्ट। खेतों में पानी, घरों में पानी, गलियों में पानी, सड़कों पर पानी, पानी की मनमानी। पंजाब पानी पानी। पांच नदियों वाला राज्य ओवरफ्लो हो चुका है। एनडीटीवी के 3 रिपोर्टर इस वक्त पंजाब में
बाढ़ और बारिश के हालात कवर कर रहे हैं। अनंत भट्ट गुरदासपुर से रिपोर्ट भेज रहे हैं तो गुरप्रीत फिरोजपुर का हाल दिखाते हैं। रीस साहनी अजनाला से डूबते तैरते पंजाब पर रिपोर्ट दे रही हैं। आपको एक एक करके रिपोर्ट दिखाएंगे, जमीनी हकीकत समझाएंगे। पहले पंजाब के लोगों का ये दर्द सुन लीजिए। दिल जो ऐसे ऐसे कर रहा है क्योंकि पानी अभी भी हमारा कम नहीं हुआ। हाँ, देख रहे हैं आपकी पानी अभी भी कम नहीं हुआ, पानी अभी भी पूरा ही है। फसलें हैं सारी गांव की वो खराब हो चुकी हैं। हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई ने, क्योंकि एकदम पानी आया था। क्योंकि गांव के सामने तो सीमेंट टूट गया है। बहुत मुश्किल अपनी जान बचाई। 5 दिन पहले तक पंजाब में सब ठीक ठाक नजर आ रहा था। पंजाब का सिस्टम बाढ़ से बचने की तैयारी में जुटा था, लेकिन पहाड़ों से इन नदियों में इतना पानी आ गया कि सब कुछ चरमरा गया। करीब 2.25 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई। जमीन पर कुछ नहीं बचा। किसान खेती को लेकर परेशान। आगे क्या होगा, कैसे होगा, खेती कैसे करेंगे, कहां जाए? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कहीं नहीं। पानी ज्यादा होने के कारण बहुत बड़ी समस्या आ गई है यहाँ जनाले में। देखो आप कितने लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, और यहाँ परेशानी के कारण जो यहाँ के माल डंगर हैं वो भी बहुत बुरी तादाद पे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसके राशन पहुँचाने की ज़रूरत है। हालात आपने देखे। कई लोग पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम को शायद कुछ और ही मंजूर है। गुरुवार सुबह पंजाब और हरियाणा में फिर बारिश हुई। इससे तकलीफें और बढ़ गई। पंजाब में 35 से ज्यादा लोग सैलाब की वजह से मारे जा चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 23 के 23 जिले सैलाब की चपेट में हैं। आंकड़े बताते हैं 1988 के बाद पहली बार ऐसे हालात बने हैं। इसलिए राहत बचाव काम मिशन मोड में जारी है। सारी एजेंसियां उतर गई हैं। घर के ग्राउंड फ्लोर की हालात आप देख सकते हैं। ये देखिए, सब कुछ पानी में बह गया है। ये गैस के सिलेंडर हैं जो आधे पानी में डूब चुके हैं। घुटनों से थोड़ा नीचे पानी इस घर में घुसा है। ये गैस के सिलेंडर्स आप देख सकते हैं। ये बड़े बड़े थाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सब पानी में है। आपने वो मीम देखा है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया। कुदरत भी यही कर रही है और ये आने वाले दिनों की हकीकत है। कुदरत वक्त, जज्बात, हालात बदलने वाली है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौसम में बदलाव को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी हुई है जो आपको परेशान कर सकती है। ये भविष्यवाणी किसी लफाज इंसान ने नहीं की है, बल्कि ये भविष्यवाणी भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ ने की है। और जो कुछ कहा है, अगर उसको हम सच मान लें तो भाई साहब, आगे आने वाले दिनों में हमारे देश में जो इलाके रेगिस्तान के थे वहां जंगल हो जाएगा, और जो जंगल थे वो रेगिस्तान हो जाएगा। मतलब वक्त, जज्बात, हालात पूरी तरह से बदल जाएगा। आप इमेजिन कीजिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये परेशान करने वाला है। क्या बदलाव इस हद तक संभव है कि रेगिस्तान में हम जंगल देखें और जंगल में रेगिस्तान? और अगर ऐसा होगा तो इन सब के बीच में कहां जाएगा इंसान? क्या मरुधरा के रेगिस्तान बन जाएंगे हरे भरे जंगल? क्या राजस्थान में बदल रहा है बारिश का पैटर्न? क्यों लगातार हो रही है औसत से ज्यादा बारिश? इन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले वो तस्वीरें देखिए जिन्होंने इस सवालों को जन्म दिया है। यह खतरनाक मंजर टोंक का है, जहां उफनती माशी नदी को पार करते वक्त एक ट्रैक्टर पानी में समा गया। देखते ही देखते सारा सामान बह गया। ट्रैक्टर चालक को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। ऐसी ही तस्वीरें दौसा से भी सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज था कि उसको पार कर रहा ट्रैक्टर डूब गया। इसमें कई ग्रामीण सवार थे। कुछ ऐसा ही हादसा एक बाइक सवार के साथ हुआ, जो तेज पानी के बहाव को पार करने की कोशिश कर रहा था। सबसे परेशान करने वाली तस्वीरें अलवर से सामने आई, जहां मासूमों को स्कूल ले जाने के लिए उफनती नदी पार करनी पड़ रही है। एक शिक्षक इन बच्चों को नदी पार करवाने में मदद करता नजर आया। अजमेर में भी भारी बारिश के बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। अस्पताल, कॉलेज सब पानी में डूबे हुए हैं। घुटनों तक पानी के बीच रास्तों पर बाइकों ने साथ छोड़ दिया है। बाजारों के बीच नदियां बह रही हैं, गाड़ियां तैरती दिख रही हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? क्यों राजस्थान में औसत से ज्यादा बारिश हो रही है? जहां कभी कभी बारिश होती थी, वहां कई दिनों तक बादल बम क्यों फटता है? इन्हीं सवालों को लेकर हम
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी आसिफ साहा के पास पहुंचे, जिन्होंने हालातों को देखकर डराने वाली भविष्यवाणी कर दी। दावा किया कि बारिश के बदले पैटर्न की वजह से जहां रेगिस्तान है वहां जंगल होगा और जहां जंगल वहां रेगिस्तान। मौसम पहले जैसा नहीं रहा। देयर इज डिस्टिंक्ट चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ द वेदर। जहाँ पे बारिश पहले होता नहीं था वहाँ पे बारिश होता है। चेरापूंजी को जाना जाता था कि हाईएस्ट रेनफॉल वहाँ पे होता है, आजकल होता नहीं है। राजस्थान में जो बारिश हो रहा है कई सालों से हम देख रहे हैं, उससे ज़्यादा बारिश राजस्थान में हो रहा है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो डेजर्ट है वो कभी ग्रीन बन जाएगा। और जहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है दे मे टर्न टू बी अ डेजर्ट। सो whether it is global warming or some other factor, we can see that yes, the weather pattern is distinctly changing. साहा ने देश के पहाड़ी इलाकों में लगातार बादल फटने की घटनाओं के पीछे की वजह को भी बताया। ये बताया कि क्यों बादल फटने से लोगों को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण लॉट ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, लॉट ऑफ टूरिज्म है, और वैसे भी ये सब जगह बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ऐसा करने से शायद ही वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज़ है उसमें थोड़ा सा भारी प्रेशर आ रहा है। और उसी प्रेशर के वजह से जब इस तरह का नेचुरल कैलेमिटी हो रहा है, इट इज़ कमिंग टू अ ब्रेकिंग पॉइंट। साफ है कि राजस्थान और पहाड़ी इलाकों को लेकर की गई ये भविष्यवाणी डराने वाली है, क्योंकि मौसम का चक्र बदलने के साथ ही तबाही का चक्र भी एक्टिव हो जाएगा। तो ये खबर जो है ये एक्चुअली में परेशान करने वाली। वैसे तबाही के अलग अलग चेहरे होते हैं, कभी सामने से आती है, कभी पीठ पीछे से, लेकिन कुछ साजिशें ऐसी होती हैं जो मौसम नहीं बल्कि धर्म की आड़ में सामने आती। और आज इसीलिए एक सवाल हम पूछने वाले हैं कि क्या हमारे देश में धर्म के नाम पर कोई अलग तरह की इमारत तैयार की जा रही है? क्या हमारे देश में किसी विशेष समुदाय के लिए एक अलग टाउनशिप बन सकती है? क्या सोचते हैं? अधिकतर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन आज मुंबई के पास एक सोसाइटी चर्चा में, वो भी बनने से पहले, और इसकी वजह है सोसाइटी का विज्ञापन। सवाल है कि विज्ञापन में ऐसा क्या है जो इस तरह से खबर हाईलाइट हो गई है, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। ऐसा क्या हो गया सोसाइटी को लेकर, इस एड को लेकर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इसको लेकर नोटिस जारी करना पड़ा? तो खबर बहुत बड़ी, खबर जो है वो ये है कि आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ऑपरेशन हलाल अपार्टमेंट, सुनिए जरा। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। माया नगरी मुंबई के फिजाओं में जब ऐसे शब्दों का महिमा मंडन हुआ तो बात दूर तलक। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। सपनों के आशियाने पर जब ये विवादित विज्ञापन रिलीज हुआ तो अखंड हिंदुस्तान में दो धर्मों, दो समुदायों के बीच विरोधाभास की दीवार खड़ी करने की जरूरत हुई। जब जरूरत हुई तो धर्म आधारित टाउनशिप की बुनियाद पड़ी। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में है। धर्म आधारित टाउनशिप का धड़ल्ले से प्रचार हुआ, हाईटेक विज्ञापनों की बौछार हुई। विज्ञापन के जरिए एक समुदाय के सपनों का शहर बसाने का ढिंढोरा खुल्लम खुल्ला पीटा गया। विज्ञापन का चेहरा मोरा भी एक धर्म विशेष पर आधारित था, जो सिद्धांतों और सुरक्षा का ढोल पीटकर एक समुदाय को लुभाने के लिए खास तौर पर शूट किया गया था। धर्म में सपनों के आशियाने के बांटने वाले विवाद की जड़ इस विज्ञापन का एक लफ्ज है। सुनिए, गौर कीजिए, समझिए। धर्म आधारित टाउनशिप का पूरा ब्लूप्रिंट समझ आ जाएगा। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। ये कोई मामूली अल्फाज नहीं है। इस एक शब्द की मारक क्षमता सियासी पारे को जितना बढ़ाने वाली है, उतनी ही महाराष्ट्र में सत्ता प्रतिष्ठानों की चूल्हे हिलाने वाली। इसलिए सवाल उठे जो उठने लाजमी भी थे। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। माया नगरी में धर्म आधारित टाउनशिप कौन बसा रहा है? धर्म निरपेक्ष भारत में धर्म के नाम पर बांटने वाली दीवार कौन खड़ी कर रहा है?
ऑपरेशन हलाल अपार्टमेंट, एनडीटीवी की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? एक ऐसी सोसाइटी जो सिर्फ एक समुदाय के लिए हो, एक ऐसा अपार्टमेंट जहां बच्चे बिल्कुल हलाल माहौल में सुरक्षित तरीके से पल रहे हों। इस विज्ञापन पर जब विवाद गहराया तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हरकत में आया। महाराष्ट्र सरकार को एनएचआरसी की तरफ से नोटिस रिलीज किया गया। सवाल बड़ा था, धर्म के नाम पर आशियाने कौन बसा रहा है? ऐसे कई सुलगते सवालों का तिलिस्म तोड़ना जरूरी था। एनडीटीवी रिपोर्टर पारस दामा मुंबई से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर उस करजत पहुंची जहां धर्म के आधार पर सुकून एम्पायर सोसाइटी आकार लेने वाली है। एनडीटीवी का कैमरा जब करजत में खुला तो हलाल अपार्टमेंट का क्या सच मिला? क्या सच वाकई चौंकाने वाला था? ये उस प्रीमिसाइज का गेट है जहां पर पीछे सोसाइटी बनने वाली है, पीछे टाउनशिप बनने वाली है, बट हालांकि यहां पर अभी ताला लगा हुआ है। ये गेट है सुकून एम्पायर यहां पर लिखा हुआ है, लॉन्चिंग सून ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है और जो ताला है वो यहां पर लगाया गया है। अब इस पूरे मामले में जैसे ही HRSC में कंप्लेन की गई, ह्यूमन राइट्स में कंप्लेन की गई, वैसे ही ह्यूमन राइट्स ने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के सरकार को और इस पूरे मामले में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए और चीज़ों को आगे देखने के लिए एक पत्र जो है वो लिखा गया है महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को और उसमें कहा गया है कि 2 हफ्ते में इस मामले पर ह्यूमन राइट कमीशन को जवाब चाहिए महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और सरकार से। हम महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करके ये पूछ रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में क्या मुसलमानों के लिए अलग बस्तियां बसाए जाने की मंजूरी महाराष्ट्र सरकार दे रही है? देखिए, मामला केवल अलग टाउनशिप बनाने का नहीं है। ये विज्ञापन इस तरीके से किया जा रहा है कि मुसलमानों को असहिष्णुता का सामना करना पड़ रहा है और मुसलमान खुद को सेफ करने के लिए अलग जगहों पर जाना चाहते हैं। मानवाधिकार आयोग के पास कई शिकायतों में कहा गया है कि इस तरह की धर्म आधारित रिहायशी कॉलोनी सीधे तौर पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और भारतीय संविधान के बराबरी और भेदभाव न करने के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि इस प्रोजेक्ट को रेरा मुंबई ने मंजूरी दी है, जिससे सुरक्षा और सामाजिक स्तर पर अलग थलग करने का खतरा बढ़ सकता है। जिस जगह पर हम खड़े हैं उसी जगह पर ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स है, पूरा जो सोसाइटी है, पूरी टाउनशिप है वो बनने वाली है और इसकी जो बुकिंग है, एडवांस बुकिंग, वो भी शुरू कर दी गई है। तकरीबन 50 से 60% फ्लैट्स जो हैं वो यहाँ पर बिक गए हैं, मगर विवाद जो है वो उस विज्ञापन पे है जिस विज्ञापन को देखकर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इस देश में सब समाज के, सब जाति धर्म के लोग रहते हैं। इस राज्य में सब जाति और धर्म के लोग रहते हैं। इस सिटी में या शहर में सब जाति और धर्म के लोग वहां पे रहते हैं और रहते आए हैं। तो कोई भी बिल्डिंग का अगर पब्लिसिटी या प्रमोशन वहां पे सिर्फ कास्ट बेस या रिलीजन बेस किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करती। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। जो ये प्रोजेक्ट के बिल्डर है उन्होंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए कई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फिल्म सोशल मीडिया के लिए बनाए हैं। इसमें कई फिल्म्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम ये बिल्डर्स से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत वापस ले ले, विड्रॉ कर ले और इसके अलावा जो हमारी राज्य सरकार है ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। एक समुदाय को केंद्रित करके सोसाइटी क्यों बनाई जा रही है? एनएचआरसी ने ये सवाल तो पूछे ही, साथ ही धर्म आधारित टाउनशिप खड़ी करने को लेकर बड़े सवाल भी किए गए। सवाल थे, मुसलमानों के लिए अलग बस्ती का विज्ञापन क्यों? क्या मुसलमान असहिष्णुता का सामना कर रहे हैं? क्या मुसलमान सुरक्षा के लिए अलग जगह पर जाना चाहते हैं? क्या देश के अंदर एक और देश की अवधारणा बन रही है? करजत में सुकून एम्पायर सोसाइटी की बुनियाद पड़ना, 60% फ्लैट्स की बुकिंग हो जाना,
कोई मामूली बात नहीं थी। जब मामला NHRC के नोटिस में आया तो सियासत के तेवर भी सुर्ख होने लगे। जवळच्या नेरळमध्ये सुकून टाउनशिपचा एका विशिष्ट धर्मासाठी फक्त मुस्लिम धर्मियांसाठीच इथं घरं मिळतील, आपल्या धार्मिक आचार विचारांचं पालन करता येईल अशा पद्धतीची जाहिरात बघितली आणि प्रचंड धक्का बसला। धर्म आधारित अपार्टमेंट पर सफाई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी आई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने हलाल वाले आशियाने पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन और हलाल नाम रखना, फिर उसमें एक समुदाय के लिए बनाना, फिर इस प्रकार से एक महाराष्ट्र की संस्कृति और विरासत को थ्रेट पहुंचाना, हमारे जो सलोका है महाराष्ट्र का इसको बिगाड़ना, सारे जो इसमें इशू जाते हैं या जो इसमें सेंटिमेंट बनते हैं गलत चीज़ों को तरफ लेके जाने के लिए, इसमें पूरा हम चेक करेंगे। तो फिलहाल सोसाइटी के लिए बुकिंग भर शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया और विवाद में राजनीति की एंट्री भी हो गई। अब ये धर्म आधारित अपार्टमेंट आशियाने में तब्दील होगा या फिर इस पर कानून का पहरा लगेगा, ये तो वक्त बताएगा। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं।